हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर सबस्टांस hysteresis BH curves are given as shown in figure for making temporary magnet. Which of the following is best? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be hysteresis curve. और यहाँ पे हमारे पास जो hysteresis curve होता है उसमें बेसिकली हम डिफाइन करेंगे कोएर्सिटिविटी और रिटेंटिविटी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेंटिविटी की, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें हमने यहाँ पे वाइंडिंग को यूज किया है। जब हम इसके अक्रॉस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो ये हमने इनसाइड कोर रखी है ये मैग्नेटाइज हो जाती है। तो जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, यानी यहाँ पे जो हम सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो हम रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद भी जो हमने यहाँ पे आयरन कोर रखी है इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। तो यहाँ पे जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की कितनी कैपेसिटी है उसे हम यहाँ पे रिटेंटिविटी का नाम देते हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कोएर्सिटिविटी की। तो हमारे पास जो कोएर्सिविटी होती है ये हमें बताती है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें यहाँ पे कितने रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। कहने का सपोज यहाँ पे हमने कोई आयरन कोर ले ली, इसके अक्रॉस हमने यहाँ पे इसको मैग्नेटाइज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, और यहाँ पे जब हमने इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई उस पर्टिकुलर केस में करंट की डायरेक्शन की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और यहाँ पे साउथ पोल। अब हमें यहाँ पे जो इसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी है उसको रिवर्स करना है। उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है हमने उसको हम 0 तक लेके आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसको यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी इन द रिवर्स डायरेक्शन, ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाए। उस एक्सटर्नल फील्ड को हम यहाँ पे कोएर्सिटिविटी का नाम देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, यहाँ पे हमारे पास जो रिटेंटिविटी है और कोएर्सिविटी है इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जहाँ पे हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है। तो टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें एक ऐसे मैग्नेट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं तब तक हमारे पास जो ये मैग्नेट है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देंगे तो जो ये हमारे पास मैग्नेट है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करके यहाँ पे पहले इसको मैग्नेटाइज करेंगे, और इसके अंदर क्योंकि हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देंगे तो इसका जो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे 0 के बराबर होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो ये मैग्नेट हमने यूज किया है इसके अंदर कम से कम रिटेन करने की प्रॉपर्टी रहे, ताकि जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड हटा दें तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए या फिर इसके अंदर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो जाए। और साथ में हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे हमें जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इसको मैग्नेटाइज करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट कम पड़े, ताकि हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेट या कोर हम यूज कर रहे हैं ये इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी यहाँ पे कोएर्सिटिविटी भी कम होनी चाहिए और रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए। तो अगर हम गिवन ग्राफ को देखते हैं तो हमारे पास जो हिस्टेरेसिस कर्व बनेगा उसकी थिकनेस जितनी कम होगी, इसका मतलब कोएर्सिटिविटी और रिटेंटिविटी का जो अमाउंट है वो उतना कम है। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो डी ग्राफ है इसका जो एरिया है या इसकी जो थिकनेस है सबसे कम है एज कंपेयर टू द अदर वन। सो वी कैन से हियर फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, graph D will be the best, option D will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.